यस, चलो पहले क्या करते हैं, फॉर्मेट एक बार रिवाइज करते हैं। पहले क्या है, इक्विटी एंड शेयर होल्डर्स फंड। हाँ, उस सॉरी, सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटीज, उसमें शेयर होल्डर्स फंड नहीं, अंदर का मत बताओ, हेडिंग्स बताओ। करेक्ट करेक्ट। सो शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज, एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स। शेयर होल्डर्स फंड्स के सब हेडिंग्स, हाँ, और कुछ, हाँ करेक्ट। तो शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। फिर नॉन करंट लायबिलिटीज हेडिंग के पहले एक हेडिंग है, हाँ, एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। फिर नॉन करंट लायबिलिटीज के ABCD, स्मॉल ABCD, बोरोइंग, हाँ करेक्ट करेक्ट करेक्ट, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। देन डिफर्ड टैक्स लायबिलिटीज, ब्रैकेट में क्या लिखना है, नेट। देन अदर नॉन करंट लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। फिर करंट लायबिलिटीज के ABCD, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेएबल, अदर करंट लायबिलिटीज, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। करेक्ट, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेएबल्स, उसके बाद अदर करंट लायबिलिटीज, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। ट्रेड पेएबल्स में कुछ है क्या, कैपिटल A एंड कैपिटल B, ड्यूज, स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस, हाँ, क्रेडिटर्स नहीं, क्रेडिटर्स ही है, क्रेडिटर्स अदर देन स्मॉल एंड माइक्रो या मीडियम वर्ड है, हाँ। एनेक्सचर में है ना वो, एनेक्सचर है प्रिंटेड तुम्हारे पास, एनेक्सचर की प्रिंट नहीं दी उन्होंने। कल CA फाउंडेशन का आपको याद होगा ना, आपका रिजल्ट याद आ रहा है फाउंडेशन का, हाँ 5 बजे आया था रिजल्ट और 6 बजे से मेरी कैसे। ओ, पास हुए थे क्या? नहीं हुए थे। ओके, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, एंड वो क्रेडिटर्स अदर देन स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, करेक्ट। सो कैपिटल A था आउटस्टैंडिंग ड्यूज ऑफ माइक्रो एंटरप्राइजेस एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, एंड टोटल आउटस्टैंडिंग ड्यूज ऑफ क्रेडिटर्स अदर देन माइक्रो एंड स्मॉल, माइक्रो एंड स्मॉल ही है, हाँ यहाँ पर मीडियम नहीं है, हाँ ओके। ये हुआ लायबिलिटीज साइड। नाउ ऑन एसेट साइड, नॉन करंट एसेट्स में क्या आता है, हाँ, इन प्रोग्रेस, इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, ये रोमन 1 2 3 4 हुआ A का। फिर BCD क्या है, डिफर्ड टैक्स एसेट्स, ब्रैकेट नेट, हाँ हाँ हाँ, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, नॉन करंट लायबिलिटी, अदर नॉन करंट एसेट्स। फिर करंट एसेट्स, करंट इन्वेस्टमेंट्स, हाँ करेक्ट। देखो इसका सीक्वेंस कैसे याद रखना है, एक स्टोरी बताती हूँ आपको, ओके। कि आपके पास करंट इन्वेस्टमेंट्स है कुछ, तो करंट इन्वेस्टमेंट्स का मीनिंग द इन्वेस्टमेंट्स विच आर कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर,
ओके, दैट इज लिक्विड एसेट्स 3 मंथ्स वाला। ओके, वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के डेफिनेशन में था 3 मंथ्स वाला। सो आपके पास करंट इन्वेस्टमेंट्स अगर कुछ ऐसे है दैट यू विल यूज टू परचेज इन्वेंट्रीज। सो सेकेंड आ गया इन्वेंट्री। इन्वेंट्री परचेस करके उसको सेल करोगे तो ट्रेड रिसीवेबल्स आएंगे, फिर ट्रेड रिसीवेबल्स से क्या रिसीव होगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। सो आपके पास बहुत कैश पड़ी हुई है तो आप एडवांस दोगे, लोन दोगे और उससे भी कमाओगे ना। सो नेक्स्ट इज शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस एंड फिर अदर करंट एसेट्स। ओके, सो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट से इन्वेंट्रीज, देन ट्रेड रिसीवेबल्स, देन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर करंट एसेट। सो स्टोरी समझ में आ गई क्या? हाँ, उसमें आप याद रख सकते हो। ठीक है, ये बैलेंस शीट का हुआ ना फॉर्मेट। अभी कौन सा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। सो इसके जैसे बैलेंस शीट के 2 पार्ट्स थे, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, एंड दूसरा पार्ट एसेट्स का था। इधर क्या होगा, 2 पार्ट्स। हाँ करेक्ट। सो पहले ऊपर क्या आता है, वर्टिकल है ना ये भी। मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ओके, जो मतलब हमने हाँ हाँ, नॉट फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पज, इट इज फॉर ट्रेडिंग पर्पज। सो 11.168, हाँ, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल के जो कॉलम्स है वो सेम लाइक बैलेंस शीट है, पर्टिकुलर, नोट नंबर, करंट ईयर, नेम ऑफ द कंपनी, बैलेंस शीट एज, हाँ, बैलेंस एज एंड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड। यहाँ पर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर टोटल इनकम। तो आपको बिजनेस करते वक्त ध्यान में रखना चाहिए कि इनकम के सोर्स कितने हैं, 2 ही, एंड एक्सपेंसेस, हाँ, तो प्रॉफिट कमाने के लिए आइदर वो 2 बढ़ाओ नहीं तो ये सब कम करो। ओके, सो दिस इज टोटल इनकम। देन एक्सपेंसेस में कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। सो अगर आप मैन्युफैक्चरर हो तो आप फिनिश गुड्स नहीं करोगे ना परचेस, रेडीमेड गुड्स परचेस नहीं करोगे, फिनिश गुड्स, यू विल परचेस रॉ मटेरियल, वो रॉ मटेरियल है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम का फॉर्मूला क्या है, ओपनिंग स्टॉक एड परचेसेस ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओके, सो सोल प्रोप्राइटर पार्टनरशिप के केस में आप ट्रेडिंग अकाउंट टी फॉर्मेट में ओपनिंग स्टॉक एंड परचेसेस कहाँ पर दिखाते थे, ऑन डेबिट साइड, एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑन क्रेडिट साइड। सो ऐसे 3 दिखाने की जगह आपको डायरेक्टली कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम दिखाना है। ठीक है, फिर आप कुछ, ये मैन्युफैक्चरिंग के लिए लगा आपको, एंड कुछ आपके पास, आप सिर्फ उसमें ट्रेडिंग करते हो, ट्रेडर हो आप, मैन्युफैक्चरर नहीं हो। कुछ चीजें आप खुद मैन्युफैक्चर करते हो, कुछ चीजों में आप ट्रेडिंग करते हो। सो परचेसेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, then changes in inventories of finished goods. So changes in inventories मतलब opening stock minus closing stock। ये जो इन्वेंट्री है वो फिनिश गुड्स की है। फिनिश गुड्स मतलब जो आपने मैन्युफैक्चर किए हैं वो, हाँ, रेडी टू सेल वाले। एंड ट्रेडेड गुड्स मतलब जो आपने मैन्युफैक्चर नहीं किए, आप बल्क में परचेस करके रिटेल में सेल करते हो। सो आपके पास जो स्टॉक होगा वो किसका किसका होगा, आप मैन्युफैक्चरर प्लस ट्रेडर हो तो आपके पास रॉ मटेरियल रहेगा, WIP, फिनिश गुड्स एंड ट्रेडेड गुड्स। ओके, सो ये 4 में से जो मटेरियल है, रॉ मटेरियल, वो आपने उसके स्टॉक कहाँ पर गए, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में। फिर WIP का क्या है, चेंजेस इन इन्वेंट्रीज में ही आता है ना वो, फिनिश गुड्स भी उधर ही, चेंजेस इन इन्वेंट्रीज में। एंड लास्ट वन, नहीं, वो भी चेंजेस इन इन्वेंट्रीज में ही, स्टॉक इन ट्रेड। ओके, परचेसेस यहाँ पर लिख दिया आपने, एंड यहाँ पर चेंजेस किसके किसके लिख रहे हो, WIP, फिनिश गुड्स एंड ट्रेडेड गुड्स का।
चेंजेस, मतलब ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। सिर्फ रॉ मटेरियल का जो स्टॉक है वो चेंजेस इन इन्वेंट्री में नहीं आता है। रॉ मटेरियल का स्टॉक कहां पर जाता है? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में, ओके। एंड बाकी तीनों का चेंजेस में जाता है। बाकी तीन कौन? WIP, फिनिश गुड्स, ट्रेडेड गुड्स, करेक्ट। सो पहला हुआ कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, दूसरा परचेसेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, तीसरा चेंजेस इन इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश गुड्स, WIP, ट्रेडेड गुड्स। फिर आपके पास ये सब है पड़ा हुआ, बट आपके पास लोग ही नहीं है काम करने के लिए, तो ये सब जो मटेरियल्स और ट्रेडेड गुड्स है वो हिलेंगे भी नहीं ना, तो आपको लोग लगेंगे, उनको पैसे देने पड़ेंगे, तो उसको क्या बोलोगे? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। उसमें ही सैलरी आती है, उसमें ही वेजेस आते हैं, उसमें ही बोनस टू एम्प्लॉयज, दिवाली बोनस, ये बोनस, वो बोनस, सब किस में आएगा? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, ओके। अभी इनको पैसे देने के लिए आपके पास पैसे होने चाहिए, करेक्ट। तो वो उसके लिए फाइनेंस कॉस्ट, मतलब हमेशा आप प्रॉफिट से ही ये सब नहीं दे पाएंगे ये खर्चे, कभी कभी आपको लोन भी लेना पड़ेगा, स्टार्टिंग के ईयर्स में तो लेना ही पड़ेगा। सो आपने जो लोन लिया है उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, लोन सैंक्शनिंग चार्जेस होते हैं, ओके। सो बात जो लोन रिलेटेड सारे एक्सपेंसेस है वो कहाँ पर आएंगे? फाइनेंस कॉस्ट में। सो इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन, शॉर्ट टर्म लोन, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, ये सब आएगा फाइनेंस कॉस्ट में, ओके। आपने प्रेफरेंस डिविडेंड पे किया है, वो आएगा क्या फाइनेंस कॉस्ट में? नहीं, दिस इज नॉट अ कॉस्ट, दिस इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन का मीनिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, ओके। अभी तक प्रॉफिट आया ही नहीं, एक्सपेंसेस ही चल रहे। सो वो आपने लोन लिया, उससे बड़े बड़े मशीनरीज खरीदे, तो क्या आएगा उसके ऊपर? डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस। डेप्रिसिएशन किसके लिए होता है? अमोर्टाइजेशन किसके लिए होता है? फिक्स है, फिक्स मतलब PPE के लिए, एंड इंटेंजिबल्स के लिए अमोर्टाइजेशन। दोनों का कैलकुलेशंस मोर और लेस सेम है, सिर्फ नाम अलग है। डेप्रिसिएशन के रूल्स कौन से AS में है? AS 10, एंड अमोर्टाइजेशन के AS 26, इंटेंजिबल एसेट्स वाला, ओके। एंड ये सब होने के बाद अदर एक्सपेंसेस कुछ है, जनरल एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस वगैरह, तो ऑफिस एक्सपेंस दैट इज अदर एक्सपेंसेस एंड देन टोटल एक्सपेंस। तो रिपेयर्स मेंटेनेंस वगैरह अदर एक्सपेंस में जाएगा। सो फिर से पहले कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, द परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंजेस ऑफ इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश गुड्स, WIP, ट्रेडेड गुड्स, employee benefit expenses, finance cost, depreciation and amortization expenses, other expenses, total expense. So total income minus total expense will be profit before exceptional and extraordinary items and tax. Okay, ये जो profit आपको मिलेगा that profit is before exceptional and extraordinary items. तो अक्षद एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स कहाँ से मिलते हैं? इस प्रॉफिट से एक्सेप्शनल आइटम्स लेस करने हैं, फिर आपको मिलेगा प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स एंड टैक्स, फिर लेस करना है एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, फिर आपको मिलेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर लेस करना है टैक्स। टैक्स में करंट टैक्स एंड डिफर्ड टैक्स दोनों लेस करने हैं, फिर आपको मिलेगा प्रॉफिट फॉर द पीरियड फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन एंड देन प्रॉफिट फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, ओके। ये डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस का रिपोर्टिंग कौन से इसमें दिया है? थे ना AS 24 के टाइम? सो ये जो प्रॉफिट मिला दैट इज फॉर द पीरियड फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन, फिर डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस का प्रॉफिट, देन टैक्स एक्सपेंस ऑफ डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस,
देन प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस आफ्टर टैक्स. सो आपको कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस रोमन 11 तक आता है जनरली एग्जाम में. फिर डिसकंटिन्यूइंग का प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो, फिर उसका टैक्स, फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस का, फिर वो दोनों मिला के प्रॉफिट फॉर द पीरियड. फिर उसके नीचे अर्निंग्स पर शेयर मतलब पर इक्विटी शेयर, बेसिक है डाइल्यूटेड. डाइल्यूटेड के लिए क्या ऐड करना पड़ता है, पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स डिनोमिनेटर में, एंड न्यूमरेटर में वो जो प्रॉफिट आएगा उसमें जो इंटरेस्ट वगैरह आप पहले दे रहे थे वो ऐड बैक करना है, जो प्रेफरेंस डिविडेंड दे रहे थे वो भी ऐड बैक करना है. ईपीएस का एस नंबर 20 एंड 25 कौन सा है, इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. ओके, सो अभी हार्दिका हमें पूरा बताने वाली है, प्रॉफिट तक ही बताओ. ओके, नीचे का वो कंटिन्यूइंग डिसकंटिन्यूइंग नहीं बताया तो भी चलेगा. हाँ 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 ट्रेडेड गुड्स. हाँ, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस. हाँ हाँ करें करें करें. हाँ हाँ तुम बताओ. हाँ revenue from operations, other income, total income, expenses, cost of material consumed, हाँ purchase of stock in trade, हाँ. changes of inventories of finished goods and stock in trade, employee benefit, नहीं नहीं, चेंजेस ऑफ इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश्ड गुड्स. stock in trade and traded goods, नहीं नहीं, स्टॉक इन ट्रेड मतलब ही ट्रेडेड गुड्स. फिनिश्ड गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस, ट्रेडेड गुड्स, देन एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट, depreciation or amortization, एक्सपेंस. other expense, total expense, हाँ, प्रॉफिट. profit before extraordinary items, exceptional items and tax, फिर extraordinary expenses, नहीं, माइनस एक्सेप्शनल आइटम्स, items, देन प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स एंड टैक्स. less extraordinary items, then profit before tax, less tax, current tax and deferred tax and profit after. हाँ. सो अभी इसमें से वो डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड का बाकी है, जिसके ऊपर इलस्ट्रेशन 1 है कि डिविडेंड डिक्लेयर करने के पहले आपको प्रेफरेंस डिविडेंड वगैरह देना पड़ेगा. हाँ, वो 3 कंडीशन. सो वो वाला कंसेप्ट बाकी है, वो बाद में करेंगे. पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाला इलस्ट्रेशन 2 आप फटाफट बताओ, आपने किया था ना ये. इग्नोर प्रीवियस ईयर्स फिगर्स एंड टैक्सेशन. यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर Omega Limited's balance sheet as on 31st March 2002 and statement of profit and loss with notes to accounts for the year ended 31st March 2002 as per Schedule 3. Following is the trial balance of Omega Limited. Land at cost PP, plant and machinery at cost PP, trade receivables current assets, inventories current assets, bank balance, cash and कैश इक्विवेलेंट. एडजस्टेड परचेसेस मतलब परचेस माइनस परचेस रिटर्न, तो ये परचेसेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड. फैक्ट्री एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग, डिबेंचर इंटरेस्ट, फाइनेंस कॉस्ट, इंटरिम डिविडेंड पेड. आप प्रॉफिट एंड लॉस के मलेस करना है, करेक्ट. रिजर्व्स एंड सरप्लस में जाएगा. हाँ, वो
इक्विटी कैपिटल शेयर्स ऑफ रुपीज, हाँ शेयर कैपिटल, 10% डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, जनरल रिजर्व, रिजर्व सरप्लस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, रिजर्व सरप्लस, सिक्योरिटीज प्रीमियम, रिजर्व एंड सरप्लस, सेल्स, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ट्रेड पेएबल्स, करंट लायबिलिटीज के अंडर ट्रेड पेएबल्स, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन नोट में माइनस करना है फ्रॉम प्लांट एंड मशीनरी एट कॉस्ट से, 770 से होगा ना, लैंड से तो नहीं होगा, सो लैंड का डायरेक्टली आउटर में लिखोगे एंड प्लांट एंड मशीनरी का आफ्टर डिडक्शन ऑफ प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन। सस्पेंस अकाउंट का एक्सप्लेनेशन दिया होगा उन्होंने नीचे। ऑथोराइज शेयर कैपिटल ऑफ कंपनीज 40,000 शेयर्स ऑफ 10 each, शेयर कैपिटल के नोट में द कंपनी ऑन द एडवाइस ऑफ इंडिपेंडेंट वैल्यूअर विश टू रिवैल्यू द लैंड एट 3,60,000। हाँ, सो लैंड भी 360 को दिखेगा एंड डिफरेंस कितना है, हाँ रिवैल्यूएशन रिजर्व अलग से बनेगा नया, किसके अंडर, रिजर्व एंड सरप्लस के अंडर। डिक्लेयर्ड फाइनल डिविडेंड एट 10% ऑन 2 April 2002, नोट लिखिए। हाँ, सस्पेंस अकाउंट ऑफ 4,000 represents cash received for the sale of some of the machinery on 1st April 2001. The cost of the machinery was 10,000 and the accumulated depreciation thereon being 8,000. So उसका WDV 2,000 था and हमें कैश मिली है 4,000। करेक्ट, कितना, 2000। हाँ करेक्ट। एंड बाकी का 2,000 मैं बाकी क्या होगा ना, जैसे प्लांट एंड मशीनरी के बाद पहले लेस करेंगे जो कॉस्ट हुआ, जो सेल हुआ, उसके बाद जो रिमेनिंग मतलब जो रिमेनिंग बैलेंस है उस पे डेप्रिसिएशन निकालेंगे, उसके बाद वो डेप्रिसिएशन में से प्रोविजन ऐड करके एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लेस। वेरी गुड, वेरी गुड, यस करेक्ट। सो ये 770 जो कॉस्ट है उसमें से 10 माइनस होगा क्योंकि कॉस्ट है, हाँ तो वो 760 हुआ एंड जो डेप्रीसिएशन है एक्यूमुलेटेड 172। 760 का पहले डेप्रिसिएशन निकालेंगे 10% दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन रेट दिया हुआ है, कहाँ पे दिया है, हाँ डेप्रीसिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड ऑन प्लांट एंड मशीनरी एट 10% ऑन कॉस्ट, तो वो डेप्रिसिएशन आ जाएगा। हाँ हाँ करेक्ट। सो 760 पे आपने 76 लिया, 760 का करंट ईयर का डेप्रीसिएशन आ रहा है, 760 इंटू 10% इज 76, दैट 76 इज एडेड इन ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रोविजन, सो 172 प्लस 76 माइनस 8 240, फिर 760 माइनस 240 आउटर कॉलम में आएगा एंड 2 जो है वो प्रॉफिट, सो अदर इनकम के अंडर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट। सो इक्विटी एंड लायबिलिटीज के अंडर शेयर होल्डर्स फंड्स में शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, नॉन करंट लायबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स वो डिबेंचर्स थे, करंट लायबिलिटीज में सिर्फ ट्रेड पेएबल्स थे, एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स में पीपीई था, सिर्फ इंटेंजिबल नहीं थे, करंट एसेट्स में इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड बैंक बैलेंस। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, अदर इनकम, टोटल इनकम, एक्सपेंसेस में डायरेक्टली परचेसेस मतलब वो ट्रेडेड गुड्स का, फिर एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस कुछ नहीं है इनका, डायरेक्टली फाइनेंस कॉस्ट, देन डिप्रीसिएशन वो करंट ईयर का 76 एंड अदर एक्सपेंस, टोटल एक्सपेंस, प्रॉफिट। शेयर कैपिटल ऑथोराइज 400 था रुपीज इन 1000 एंड इशूड 300, रिजर्व सरप्लस में सिक्योरिटीज प्रीमियम, फिर रिवैल्यूएशन रिजर्व 140, फिर जनरल रिजर्व, फिर प्रॉफिट एंड लॉस का ओपनिंग बैलेंस प्लस प्रॉफिट फॉर द पीरियड, यहाँ पर है हर दिखा वो, लेस अप्रोप्रिएशंस में इंटरिम डिविडेंड,
ओके। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स पीपीई में ओपनिंग बैलेंस एड रिवैल्यूएशन एडजस्टमेंट, फिर क्लोजिंग बैलेंस। प्लांट मशीनरी में ओपनिंग लेस डिस्पोज्ड ऑफ 10, फिर 760 पे प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन लेस किया, क्लोजिंग बैलेंस आया। फिर अदर इनकम में प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी इज 2, 4000 दैट इज रुपीज इन 1000 थे इसलिए 4 लिया हमने सेल वैल्यू, उसकी बुक वैल्यू 2000, रुपीज इन 1000 है इसलिए 2, सो 10 माइनस 8, 10 क्या था उसका ओरिजिनल कॉस्ट, 8 एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन या प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन था। सो नेट WDV जिसको हम बोलते हैं बुक वैल्यू या WDV वो आई 2, सो प्रॉफिट इज 2। फाइनेंस कॉस्ट में डिबेंचर इंटरेस्ट दिया था क्या उन्होंने क्वेश्चन में? $20। एंड अदर एक्सपेंसेस में फैक्ट्री expense, selling expense, administrative expense. The final dividend will not be recognized as a liability at the balance sheet date even if it is declared after reporting date but before the approval of the financial statements as per AS 4. Hence, it has not been recognized in the financial statements for the year ended 31st March. Such dividends will be disclosed in notes only. थर्ड का क्या है? यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ P&L, हरिया केमिकल्स। इन्वेंट्री, करंट एसेट्स, फर्नीचर, पीपी, डिस्काउंट, अदर एक्सपेंस, ये डेबिट वाला डिस्काउंट है ना, लोन दिया है अपने डायरेक्टर्स को, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, एडवर्टाइजमेंट, अदर एक्सपेंस, बैड डेट्स, अदर, कमीशन, अदर, मटेरियल कंज्यूम, मटेरियल कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, प्लांट एंड मशीनरी पीपी, रेंटल्स, अदर एक्सपेंसेस, करंट अकाउंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश भी उधर, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, फाइनेंस कॉस्ट, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, फाइनेंस कॉस्ट, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस, फिक्सचर, पीपी, वेजेस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, कंज्यूमेबल्स, अदर एक्सपेंसेस, फ्री होल्ड लैंड, PPE, टूल्स एंड इक्विपमेंट, PPE, गुडविल, इंटेंजिबल, ट्रेड रिसेबल, डीलर एड्स, अदर एक्सपेंसेस, ट्रांजिट इंश्योरेंस, अदर एक्सपेंस, ट्रेड एक्सपेंस, अदर एक्सपेंस, डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेट, अदर एक्सपेंस, डिबेंचर इंटरेस्ट, फाइनेंस कॉस्ट, इक्विटी शेयर, कैपिटल, 11% डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म borrowings, bank loan, long term borrowings, trade payables, sales revenue from operations, rent received, other income, transfer fees, other income, profit and loss account, reserve surplus, depreciation provision deduct from machinery in PPE, additional information, closing inventory, current assets, हाँ, एंड करंट एसेट। चेंजेस इन इन्वेंट्री के लिए ओपनिंग इन्वेंट्री दी है क्या 6,80,000, पहला ही आइटम है देखो ट्रायल बैलेंस में, एंड क्लोजिंग है 8,23,000, तो उसका जो डिफरेंस आएगा वो ना 1,43,000। ओके, अगर ओपनिंग बड़ा है तो नॉर्मल लिखना है, क्लोजिंग बड़ा है तो ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। क्लोजिंग बड़ा है मतलब वो क्रेडिट साइड को चाहिए ना, क्लोजिंग स्टॉक अगर ज्यादा है तो, बट क्रेडिट साइड नहीं है इधर क्रेडिट साइड को नहीं लिखते हम, यहाँ पर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अदर इनकम में हम लिखते हैं नीचे। सो क्लोजिंग स्टॉक अगर ज्यादा है कंपेयर टू ओपनिंग तो ब्रैकेट में लिखना है। यहाँ पर क्लोजिंग कितना था 8,23,000 एंड ओपनिंग 6,80,000, मतलब डिफरेंस निगेटिव में आएगा। एंड जो बैलेंस शीट में करंट एसेट्स को लिखना है वो 8,23,000 लिखोगे ना, वहां पर डिफरेंस नहीं लिखना है। इसमें एडजस्टमेंट्स ही नहीं थे क्या? 4 आपने किया है? हाँ, ओके, सो ये भी फास्ट करते हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ P&L एंड बैलेंस शीट। ये ऑथोराइज्ड वाला सब जाएगा शेयर कैपिटल में, इक्विटी में भी।
परचेसेस वाइन सिगारेट सिगार ये चेंजेस इन इन्वेंट्री परचेसेस ऑफ ट्रेडेड गुड्स ना, परचेज इंटरनेशनल होटल्स का। ओके, इन्वेंट्री में क्या चेंज हुआ, ये परचेस किया है तुमने, फूड स्टफ भी परचेस किया है, तो ये भी कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम आगे क्वेश्चन ये सेल्स भी दिया हुआ इन्वेंट्री भी क्लोजिंग इन्वेंट्री भी दिया हुआ है ना But क्लोजिंग ऑफ ये कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में कैसे जाएगा, मैम क्योंकि क्वेश्चन में आगे इन्वेंट्री ओपनिंग इन्वेंट्री क्लोजिंग इन्वेंट्री दिया हुआ है किसका, वाइन सिगरेट सिगार्स और फूड स्टफ तो वो चेंजेस इन इन्वेंट्री में जाएगा ना। मैंने यही गलती मैंने क्या था करते हो बट वाइन ये रॉ मटेरियल है तुम्हारा, सिगरेट्स वाइन का मटेरियल लेके सिगरेट्स रॉ मटेरियल लेके उससे क्या बनाओगे, आपको मेरे को नहीं पता लेकिन सॉल्यूशन है नहीं किया 11.4 परचेस में लिया है वाइन्स एंड सिगरेट्स। फूड स्टफ अच्छा हाँ फूड स्टफ का ठीक है कि फूड स्टफ इज रॉ मटेरियल, उससे प्रिपेयर करके सर्व करोगे ना, सो वो रॉ मटेरियल है। बट वाइन एंड सिगरेट क्यों रॉ मटेरियल है ना, उससे क्या और प्रिपेयर होगा, वही फिनिश गुड है ना। तो ये सिगारेट्स वाइन वाला परचेस ऑफ ट्रेडेड गुड्स में जाएगा, ये ठीक है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम के फॉर्मूला में हम ले सकते हैं 36,200 को। वेजेस एंड सैलरीज, एम्प्लॉय बेनिफिट, रेंट रेट्स, लॉन्ड्री, अदर एक्सपेंसेस। सेल्स ये क्या है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है दोनों, कोल फायरवुड, अदर, कैरेज अदर, सन्ड्री, एडवर्टाइजिंग, रिपेयर्स, रेंट ऑफ रूम, सब नहीं इधर था एक्सपेंसेस, रेंट ऑफ रूम्स, तो मेन में नहीं आता क्या ये, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्रेडिट साइड दिया हुआ है, सिंपल है क्योंकि वो क्रेडिट साइड रेंट ऑफ रूम्स दिया तो वो हाँ बट income हो जाएगा। ये रेंट, सेल ऑफ सर्विसेज ऑफ एंड सेल ऑफ प्रोडक्ट्स, ये दोनों रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में ही आएगा ना, यही मेन इनकम है। मैं सिर्फ फूड स्टफ नहीं सेल करूंगी, मेरा लॉजिंग बोर्डिंग है, सिर्फ रेस्टोरेंट नहीं है। तो रूम रेंट पे देखे, दैट इनकम इज ऑल्सो मेन इनकम। ओके, सो मैं क्या क्या कर रही हूँ, आई एम डूइंग सेल ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सेल ऑफ सर्विसेज। सेल ऑफ प्रोडक्ट्स में सिगारेट्स, वाइन्स, फूड स्टफ सेल कर रही हूँ, एंड सेल ऑफ सर्विस में रूम रेंट, सो वो भी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में ही जाएगा। ओके, उसके बाद क्या था बताओ, ये हाँ सिर्फ बिलियर्ड्स इतना ही दिया है ना, तो वो भी सेल ऑफ सर्विस है। बिलियर्ड टेबल होता है ना, वो पूल खेलते हैं, वो टेबल रेंट पे दिया है खेलने के लिए, एंड बिलियर्ड टेबल होता तो वो पीपी आ जाता, एंड ये बिलियर्ड मतलब रेंट पे दिया है खेलने के लिए, तो ये भी आपकी मेन सर्विस है। ओके, देन मिसलेनियस रिसीट्स इज अदर इनकम, डिस्काउंट, रिसीव, ट्रांसफर फी, ये मेन बिजनेस नहीं है आपका, डिस्काउंट कमाना, ट्रांसफर फी। ओके, ये मेन बिजनेस नहीं है, दिस इज अदर इनकम। देन पीपी है आगे, देन ओपनिंग में अभी बताओ, ये तो चेंजेस इन इन्वेंट्री ऑफ ट्रेडेड गुड्स, ये उस इसमें जाएगा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में। ये दोनों कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, दिस इज अदर एक्सपेंसेस, दिस इज लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, रिजर्व्स एंड सरप्लस, ट्रेड पेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स, इन्वेस्टमेंट्स, कौन से, करंट इन्वेस्टमेंट्स एज्यूम करना है, करेक्ट। गुडविल एट कॉस्ट इज इंटेंजिबल्स, जनरल रिजर्व, रिजर्व सरप्लस, वेजेस एंड सैलरीज आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी, अदर करंट लायबिलिटी, बट वो ट्रायल बैलेंस में नहीं है, उसके नीचे है क्या, ऐड हो जाएगा मैम उसमें,
वेजेस एंड सैलरीज में, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस के अंडर। ओके, यहाँ पर ट्रायल बैलेंस खत्म हुआ ना 19,75,000 को, इसलिए अभी कितने इफेक्ट स्टार्ट होंगे? 2। इन्वेंट्रीज ऑन 31 मार्च, तो ये इन्वेंट्री में भी जाएगा। वाइन सिगारेट्स का चेंजेस इन ट्रेडेड गुड्स, फूड स्टफ का कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम के फॉर्मूला में, डेप्रीसिएशन फर्नीचर एंड फिटिंग्स एट 5% पर एनम, लैंड एंड बिल्डिंग एट 2% पर एनम। सो 2 इफेक्ट्स डिडक्ट फ्रॉम पीपी एंड डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस। सो अगर इंटेंजिबल्स नहीं है तो वो सिर्फ डेप्रीसिएशन लिख रहे हैं, तो आप भी उतना ही लिखो, टाइम से होगा, अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस मत लिखो। The equity capital on 1st April 2001 stood at 7,20,000, that is 6,000 shares fully paid and 2,000 shares 60 paid है। The directors made a call of rupees 40 per share on 1st October 2001. A shareholder could not pay the call on 100 shares and his shares were then forfeited and reissued at rupees 90 per share as fully paid. The directors declared a dividend of 8% on equity shares on 2nd April 2002, transferring any amount that may be required from general reserve. तो नोट में फॉरफिटेड शेअर्स अकाउंट राहिले ऑल रीइशूड है, हाँ। सो जो बैलेंस है वो कैपिटल रिजर्व को ट्रांसफर होगा, हाँ। इग्नोर टैक्सेशन। सो आप मुझे जर्नल एंट्रीज बताओगे, हाँ। कब सीखे थे वो आपने? फाउंडेशन में। ओके, सो फर्स्ट एंट्री कॉल मनी रिसीव्ड की बताओ डायरेक्टली। बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल अकाउंट, टू फाइनल कॉल अकाउंट। ओके, सभी शेयर्स पे कॉल रिसीव हुआ क्या? 2000 शेयर्स पे नहीं रिसीव हुआ, सॉरी 2000 शेयर्स वाला ही पार्टली पेड है, 6000 तो फुल्ली पेड है। सो 2000 शेयर्स में से 100 शेयर्स पे कॉल नहीं रिसीव हुआ, मतलब 1900 इंटू 40 कॉल कितने का है? हाँ, फिर वो जो 100 शेयर्स है, हाँ, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 400 into 4,000 शेयर फॉरफीचर 6,000 टू फाइनल कॉल अकाउंट। कैपिटल 100 शेयर्स इंटू 100 ना, 100 शेयर into 100 10,000 फॉरफिट 60 आणि खाली 4,000 जो नहीं रिसीव हुए। फिर ये आपने रीइशू की, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितने पे रीइशू हुए? तर जे बॅलन्स 1000 आहे ते आपण फॉरफीचर मधून ऍडजस्ट करू। फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बैंक में पैसे कितने आए? 9। सो फॉरफिटेड शेयर्स का 6000 क्रेडिट था, मतलब पहले के शेयर होल्डर्स ने आपको 6000 दिए, उसमें से 1000 यूज किए, तो बाकी 5000 शेयर फॉरफिटेड शेयर्स टू पीएल। हाँ, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू
ये करना है क्या एग्जाम में? रफ वर्क में करना है ये। मेन क्या करना है फिर? एडजस्टमेंट है ना, ये सब शो करना पड़ेगा। हाँ वो बैंक अकाउंट वाला वहाँ पे शो करना पड़ेगा कितना मनी आया है। फिर 76,000 प्लस 9,000। 6,000 प्लस 9,000 बैंक अकाउंट में दिखाना पड़ेगा। हाँ तो एक मिनट, तो चेक करो 85,000 ऐड किया है क्या? एक एक जाओ आंसर में। करंट एसेट्स कैश एंड बैंक बैलेंस का नोट नंबर 8, 76,380 एंड 2,200। मैं वही कर लिया जो 76,380 जो इसमें है। हाँ ट्राइवल हाँ तो ये सब घटनाएं कब हुई है? और फर्स्ट नहीं, 1 अक्टूबर ना। डायरेक्टर्स ने कॉल किया 1 अक्टूबर 2001 को, और वो फॉरफीचर वगैरह होके री इशू करना ये सब 31 मार्च 2002 के पहले ही हुआ है। मतलब जो 31 2002 का जो बैलेंस है बैंक का, उसमें ऑलरेडी ये, हाँ तो इसका कुछ नहीं करना है। हाँ सो दिस इज डन। 76,000 ऑलरेडी आपके बैलेंस में आ गए हैं, क्योंकि वो बैलेंस कौन सा है? 31 मार्च 2002 का। फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट नील हो गया। शेयर्स अकाउंट नील होगा, लेकिन वो कैपिटल रिजर्व वाला अकाउंट जो है वो रिजर्व एंड सरप्लस में जाएगा। करेक्ट। सो ये मैं येलो कर रही हूँ, हाँ, जिसना हमने डिसीजन दिया। ये येलो जो है लास्ट वाला, दैट इज रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंडर। हाँ अभी फाइनल कॉल का तो इसके पहले एक एंट्री आप करते हो, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल। तो जिसकी वजह से फाइनल कॉल भी, हाँ, एंड शेयर कैपिटल का 10,000 लेस किया, बट 10,000 फिर से आ गया ना क्रेडिट में। सो सिर्फ रिजर्व सरप्लस के अंडर चेक करो। क्या कैपिटल रिजर्व नहीं था क्या ट्रायल बैलेंस में? टेक्निकल केला नाहीये कॅल्क्युलेशन तिथे आपण टाकलाय 100 × 90 - 40 5,000। मतलब 40 आना बाकी था, बट उसके ऊपर 90 आ गए। कॉल सिर्फ 40 का ही बाकी था ना, बट री इशू में 90 आपको है, तो 50 का प्रॉफिट हुआ आपको 100 शेयर्स पे। सो दैट इज कैपिटल रिजर्व। ओके, एंड शेयर कैपिटल में कुछ हुआ है क्या? वो वैसे ही है ना, इक्विटी शेयर कैपिटल का 8,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। ओके, सो इतने पैराग्राफ का आउटपुट सिर्फ था कि कैपिटल रिजर्व 5,000। हाँ, बाकी डिविडेंड का आपने ऑलरेडी बताया कि क्या करना है, नोट लिखना है। The final dividend will not be recognized as a liability at the balance sheet date, even if it is declared after reporting date but before approval of the financial statements as per AS 4. Hence, it has not been recognized in the financial statements for the year ended 31st March 2002. Such dividends will be disclosed in notes only. Illustration 5. From the following particulars furnished by Pioneer, prepare balance sheet as at. सिर्फ बैलेंस शीट है। सो इक्विटी कैपिटल, शेयर कैपिटल, कॉल सिनेरियोस, हाँ, शेयर कैपिटल से डिडक्ट करना है। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर, पीपी, जनरल रिजर्व, रिजर्व सरप्लस, लोन फ्रॉम स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेट, लॉन्ग टर्म बोरिंग। सो अगर बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया है तो वो लॉन्ग टर्म एज्यूम करते हैं। इन्वेंट्री, अगर 1 साल से नीचे, मतलब शॉर्ट टर्म के लिए लोन लेना था तो रिलेटिव से ही लेते ना। ओके, 10 महीने के लिए चाहिए तो आप बैंक में जाओगे क्या, रिलेटिव को ही बोलोगे ना 10 महीने में वापस कर दो। सो उसको आप एज्यूम करोगे लॉन्ग टर्म।
इन्वेंट्री का कैसे है, ये चेंजेस ऑफ इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, दिस इज इन कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम. प्रॉफिट एंड लॉस भी बनाना है. ओके ओके, सॉरी. प्रोविजन फॉर टैक्स शॉर्ट टर्म. ओके, टैक्स आपको विद इन 1 ईयर देना है. हाँ, तो लॉन्ग टर्म प्रोविजन हो ही नहीं सकता. ट्रेड रिसीवेबल एडवांसेस डेबिट साइड को है. शॉर्ट टर्म एज्यूम करो कि कुछ महीने के लिए ही आपने दिया है हमेशा. डिविडेंड पेएबल अदर करंट लायबिलिटीज. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रिजर्व्स एंड सरप्लस. कैश. लोन्स अनसेक्योर्ड लॉन्ग टर्म. ट्रेड पेएबल्स फॉर गुड्स एंड एक्सपेंसेस. ट्रेड 2000 इक्विटी शेयर्स वेर इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश. ये सेंटेंस लिखना है ब्रैकेट में नोट 1 में. ट्रेड रिसीवेबल्स ऑफ 52,000 आर ड्यू फॉर मोर देन 6 months. नोट में दिखाना है ना. ट्रेड रिसीवेबल्स का नोट करना पड़ेगा 52,000 मोर देन 6 months एंड बाकी के लेस देन 6 months. कॉस्ट ऑफ एसेट्स ये पीपी के नोट में जाएगा. Fourth, balance of 1,50,000 in the loan account with State Finance Corporation is inclusive of 7,500 for interest accrued but not due. The loan is secured by hypothecation of plant and machinery. तो ये 7,500 माइनस करना पड़ेगा एंड शॉर्ट टर्म. ओके, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में नहीं. अदर करंट लायबिलिटीज में इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू. एक्रूड बट नॉट ड्यू एंड एक्रूड एंड ड्यू में क्या डिफरेंस है? हमने पेमेंट अभी नहीं किया लेकिन वो ड्यू हो गया. जैसे मैम हमें मार्च दिसंबर तक का पे करना था लेकिन मार्च आ गई है लेकिन हमने नहीं पे किया तो वो एक्रूड बट नॉट ड्यू. और एक्रूड एंड ड्यू में मतलब लायबिलिटी अराइज हो गई और हम लायबिलिटी अराइज हो गई है और हमने पे कर देंगे या करना है. accrued but due is accrued झालाय but आपलं पेमेंट करायचं राहिलं. accrued but not due is accrued झालाय but त्याचं पेमेंट करणं आता इसेंशियल नाहीये. म्हणजे त्याचा पेमेंट लायबिलिटी जी आहे ती प्रोबेबली नेक्स्ट मंथ आहे. हाँ, करेक्ट किंवा नेक्स्ट मंथ आहे. करेक्ट. तो आपके जो ड्यू डेट्स होते हैं इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स या इंटरेस्ट ऑन लोन, वो कितने मंथ में मंथली करते हो या 6 मंथली? जनरली हाफ ईयरली होते हैं. सो आपका ईयर अप्रैल टू मार्च वाला है तो 2 डेट्स कौन से आएंगे? 30th सितंबर एंड 31st मार्च. इन दो डेट्स को ही आप बोलोगे इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू. 30th सितंबर को, 1st अक्टूबर, 29 सितंबर, 30 मार्च, 29 मार्च. तो बाकी सारे दिन को क्या बोलोगे? इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू. ड्यू नहीं है वो अभी. ओके, आज क्या डेट है? 6 फेब. ओके, इंटरेस्ट आप लोन लिया है आपने तो आज के तारीख में जो इंटरेस्ट आएगा वो एक्रूड है बट नॉट ड्यू. और यही इंटरेस्ट 31st मार्च को क्या हो जाएगा? एक्रूड एंड ड्यू. एंड 2 दिन के लिए ही वो ड्यू है, बाकी दिनों के लिए वो हाँ. और उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सेम है. इसमें अगर करंट मैच्योरिटीज होते तो वो शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में जाता ना. ये जो 1,50,000 में 7,500 इज पेएबल विद इन 1 ईयर. ओके, वो लोन का ही पार्ट है, ऐसे एज्यूम करो, इंटरेस्ट का पार्ट नहीं है. अगर वो लोन का ही पार्ट होता एंड वो विद इन 1 ईयर पे करना है तो वो शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में जाता है. बट वो लोन का पार्ट नहीं, इट इज अ इंटरेस्ट पेएबल. सो उसने करेक्ट बताया, अदर करंट लायबिलिटीज में जाएगा फिर वो. एंड करंट मैच्योरिटीज वाला शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में जाता है. बैलेंस एट बैंक इंक्लूड्स 2,000 विथ परफेक्ट बैंक लिमिटेड विच इज नॉट अ शेड्यूल बैंक. तो ये सिर्फ आपको नोट में दिखाना है. कैश एंड कैश बैलेंस की नोट नंबर है 9. सो कैश एट बैंक विथ शेड्यूल बैंक विथ अदर्स. ओके, सो अदर्स वाली अमाउंट आपको दी है 2,000. 2,47,000 भी दी होगी तो डिफरेंस 2,45,000 विथ शेड्यूल बैंक है.
ओके, दिस इज इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर यूजर्स कि आपके पैसे बैंक में पड़े हुए हैं, बट वो बैंक कौन से लेवल की है, डूबने वाली बैंक है या अच्छी है। ओके, तो परफेक्ट बैंक लिमिटेड एक है जो शेड्यूल बैंक नहीं है। शेड्यूल बैंक मतलब जो शेड्यूल में नहीं है। कौन से शेड्यूल में? शेड्यूल 3 नहीं, शेड्यूल 3 कंपनीज एक्ट का है। तो ये शेड्यूल कौन सा होगा? बैंकिंग एक्ट के शेड्यूल में जो भी बैंक के लिस्ट है उस लिस्ट में ये परफेक्ट बैंक नहीं है। तो आपके SBI, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ये वो जो बड़े बैंक है वो शेड्यूल्ड बैंक्स होते हैं। ओके, और बाकी छोटे बैंक नॉन शेड्यूल, मतलब वो शेड्यूल में नहीं है। आपको बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट वगैरह नहीं है। ओके, द कंपनी हैड कॉन्ट्रैक्ट फॉर द इरेक्शन ऑफ मशीनरी एट ₹1,50,000 विच इज स्टिल इनकम्प्लीट। करेक्ट, क्योंकि इनको कॉन्ट्रैक्ट मिला है, उसमें मशीनरी का इरेक्शन करना है, मतलब इंस्टॉलेशन करना है। क्या काम करते हैं ये? पायोनियर लिमिटेड। द कंपनी हैड कॉन्ट्रैक्ट फॉर इरेक्शन ऑफ, उसकी नोट लिखी होगी ना फिर। हाँ, एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रिमेनिंग टू बी एग्जीक्यूटेड ऑन कैपिटल अकाउंट and not provided for 1,50,000. It has been assumed that the company had given this contract for purchase of machinery. सिक्स में क्या है? P&L and balance sheet. चलो, so land at cost PP, call scenarios deduct from share capital, cash in hand, cash and cash, plant and machinery PP, trade receivable, inventory, cash at bank, cash and bank balance, adjusted purchases of traded goods, factory expense, advertisement, selling, other expense, debenture interest, finance cost, share capital, long term borrowings, reserves and surplus, revenue from operations, trade payables, डिडक्ट फ्रॉम PPE, सस्पेंस अकाउंट का देखते हैं। ऑथोराइज्ड वाला शेयर कैपिटल, कंपनी रिवैल्यूड लैंड, रिवैल्यूएशन रिजर्व एंड लैंड एट रिवैल्यूड फिगर। इक्विटी शेयर कैपिटल इंक्लूड शेयर्स ऑफ 50,000 इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, ब्रैकेट में लिखना है वो शेयर कैपिटल के नोट में। सो इमीडिएटली देखते हैं ऐसे, आउट ऑफ द अबाउ 5,000 shares have been issued for consideration other than cash. Issued for purchase of land, ऐसे एडजस्टमेंट में दिया है तो भी क्या लिखना है? issued for consideration other than cash. सस्पेंस अकाउंट जो है 10,000 का रिप्रेजेंट कैश रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ सम ऑफ द मशीनरी ऑन 1 अप्रैल को ही सेल किया है। हाँ, उन्होंने। The cost of machinery was 24,000 and accumulated depreciation thereon being 20,000. The balance of plant and machinery given in trial balance is before adjustment of sale of machinery. Depreciation is to be provided on plant and machinery at 10%. जो लास्ट क्वेश्चन था जिसमें सस्पेंस अकाउंट में 4 था, उस क्वेश्चन में भी सेल कौन से डेट को हुआ था? इसलिए उसके ऊपर के डेप्रीसिएशन का कुछ नहीं है ना, जो एसेट सेल हुआ उसके डेप्रीसिएशन का कुछ नहीं है। सो अभी भी आपको क्या करना है? कॉस्ट से माइनस करना है कॉस्ट ऑफ द एसेट सोल्ड। हाँ, हाँ, 6,000 का प्रॉफिट जो होगा वो अदर इनकम में दिखेगा। 24 का कॉस्ट है, 20,000 डेप्रिसिएशन, तो 4,000 कॉस्ट बचा, 6,000 का प्रॉफिट जो है वो अदर इनकम। कॉस्ट ऑफ मशीनरी है जो 24,000 है वो मशीनरी में से माइनस होगा। उसके बाद वो डेप्रिसिएशन 824 माइनस 24, सो 800 हुआ। हाँ,
80. सो पहले का 150 है ओपनिंग, 80 plus 150 minus 20. मतलब 60 ऐड करना है, 210 210. ये माइनस करना है 800 से. ओके, अभी ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए एक्सप्लेन करती हूँ. 10,000 जो सस्पेंस अकाउंट दिख रहा है, मतलब रुपीज इन 1000 है तो 10 दिखेगा. ओके, जो एसेट सेल हुआ है वो फर्स्ट डे को हुआ है, सो जो 24,000 कॉस्ट है उसकी, उसके ऊपर करंट ईयर का डेप्रिसिएशन नहीं आएगा. सो 24,000 कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 20,000, सो WDV विल बी 4. सेल किया 10 को तो प्रॉफिट हुआ 6 का, दैट प्रॉफिट इज रिकॉर्डेड इन अदर इनकम. ओके, एंड कॉस्ट जो है 24 वो आपको लेस करना है 824 से, सो आपको 800 मिल जाएगा कॉस्ट. उसका 10% 80 जाएगा डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस में. ठीक है, एंड ये जो ओपनिंग 150 प्रोविजन है उसमें 80 ऐड करोगे एंड 20 जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन एसेट सोल्ड है वो लेस करोगे. ओके, फिफ्थ पार्ट भी उसमें ही हो गया हमारा, डेप्रिसिएशन फॉर करंट ईयर का. बैलेंस एट बैंक इंक्लूड 5,000 विथ ABC बैंक लिमिटेड विच इज नॉट शेड्यूल्ड बैंक, वो अदर बैंक्स में. एंड बैलेंस फिगर इन, हाँ, बैलेंस विथ शेड्यूल्ड बैंक. मेक प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स एट 30%, जो भी प्रॉफिट आएगा उसका 30% टैक्स के लिए वहां से माइनस करोगे P&L से एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में दिखाओगे. एंड ट्रेड रिसीवेबल्स ऑफ ₹50,000 आर ड्यू फॉर मोर देन 6 months, सो बाकी के लेस देन 6 months है. ओके, सो देखो आपका स्टेटमेंट ऑफ P&L में प्रॉफिट आया है 546, उसका 30% किया तो 163.80 एंड फिर प्रॉफिट फॉर द पीरियड मिल गया आपको. एंड यही 163.80 आपको शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में दिख रहा है. क्या दिख रहा है? शॉर्ट टर्म प्रोविजन, प्रोविजन फॉर टैक्स. क्लियर हुआ ये? इलस्ट्रेशंस हो गए. MCQs आप कर रहे हो होमवर्क के लिए. थेरोटिकल क्वेश्चन 6 आप कर रहे हो. 7 क्या है? ओके, यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू गिव प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट. 7 में. 8 में बैलेंस शीट. 9 में प्लस बैलेंस शीट एंड 10 में तो इसमें से कौन कौन से आपने किए 7, 8, 9, 10 में से सॉल्व? 7, 8, 9, 10 तो उसमें कुछ डाउट्स है? नहीं है. सो 9, 7, 8, 10 आप ट्राई करो ऑनलाइन स्टूडेंट्स. आपको कुछ डाउट्स है तो व्हाट्सएप पे पूछो. सो 9 करना है ना सिर्फ. नॉमिनल कैपिटल 10 लाख, मतलब ये कहाँ पर जाएगा? शेयर कैपिटल के नोट में. ऑफ 100 ईच मतलब 10,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच. बिल्डिंग मशीनरी PP, क्लोजिंग स्टॉक इन्वेंट्री, लूज टूल्स इन्वेंट्री, परचेसेस ऑफ ट्रेडेड गुड्स है ना ये. सैलरीज एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, डायरेक्टर्स फीस एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में नहीं है ये, अदर एक्सपेंस में दिया है 9th. ओके, डायरेक्टर्स फीस अदर एक्सपेंस, सो वो डायरेक्टर एम्प्लॉय नहीं है. एम्प्लॉय मतलब एम्प्लॉय. ओके, सो डायरेक्टर्स फीस अदर एक्सपेंसेस, रेंट अदर, डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, बैड डेट्स अदर एक्सपेंसेस, इन्वेस्टमेंट करंट इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट
अदर करंट एसेट, इंटरेस्ट करंट एसेट का एग्जाम्पल मिल गया देखो. इंटरेस्ट accrued on investment, sale revenue from operations, outstanding expenses, other current liabilities, provision for doubtful debts, deduct from trade receivables. हाँ, ये वाला नहीं, ये ट्रायल बैलेंस का एक ही इफेक्ट आता है. जो करंट ईयर का प्रोविजन बनाओगे उसके दो आएंगे. ये ओपनिंग बैलेंस है 1 अप्रैल का. इक्विटी शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व, P&L, ओपनिंग रिजर्व सरप्लस, क्रेडिटर्स, ट्रेड पेबल्स, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन रिस्पेक्टिव एसेट से लेस करोगे. यहाँ इधर का बाकी डिबेंचर, इंटरेस्ट, फाइनेंस कॉस्ट, एडवांस टैक्स, अदर करंट एसेट है. एडवांस में टैक्स पे करके रखा है आपने. प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या है? अदर करंट एसेट. प्रीपेड एक्सपेंस मतलब एडवांस में एक्सपेंस पे किया. अभी एडवांस में टैक्स पे किया तो वो प्रीपेड टैक्स हुआ ना, तो वो भी अदर करंट एसेट. सन्ड्री एक्सपेंस, अदर एक्सपेंस, डेटर्स, ट्रेड रिसीवेबल, बैंक कैश एंड कैश, 14% डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स accrued but not due, other current liabilities, interest on investments, other income, unclaimed dividend, other current liability. डिविडेंड डिक्लेयर किया, अप्रूव हो गया, आपने डिविडेंड दिया भी, विद इन 7 डेज देते हैं ना, विद इन 30 डेज. 7 डेज में वो बैंक में ट्रांसफर करना. तो 30 डेज में कोई आया ही नहीं आपको पास मांगने के लिए. मतलब आपने चेक दिया था बट जब चेक घर पे गया तो लॉक था घर पे. ओके. या उस शेयर होल्डर ने आपको जो बैंक अकाउंट डिटेल्स दिए थे वैसा कुछ बैंक अकाउंट ही नहीं है अभी उसका, तो वो पैसे आप कैसे दोगे ना उस शेयर होल्डर को. उसने अपडेट करना चाहिए था बैंक अकाउंट डिटेल्स कंपनी के साथ, उसने किया ही नहीं. फिर ये अनक्लेम्ड रहता है, कोई क्लेम ही नहीं कर रहा ये 10,000. ओके. फॉर एग्जाम्पल उस शेयर होल्डर की डेथ हुई है, उसके आगे के जो लोग होंगे उनको पता ही नहीं कि मेरे पापा ने शेयर्स की इन्वेस्टमेंट करके रखी है और उसके ऊपर डिविडेंड मिला है, कुछ पता ही नहीं. ओके. आपको फाइनेंशियल लिटरेसी पता है इंडिया में क्या हालत है. सो कुछ विल बनाना वगैरह कुछ होता ही नहीं है, कितने इन्वेस्टमेंट है कुछ पता ही नहीं. सो आगे के जनरेशन को कुछ पता ही नहीं, तो इनका डिविडेंड क्या रहता है? अनक्लेम्ड ही रहता है. तो ये क्या हो जाएगा? इधर ही रहेगा. एंड वो करंट लायबिलिटी है, जब आएगा कोई क्लेम करने के लिए तो इमीडिएट देना पड़ेगा. सो ये अदर करंट लायबिलिटी में जाएगा. अभी क्लोजिंग स्टॉक इज मोर देन ओपनिंग स्टॉक, यही चेंज है तो ब्रैकेट में डालोगे बिकॉज क्लोजिंग स्टॉक इज मोर. ओपनिंग स्टॉक दिया है ना आपको, नहीं क्लोजिंग स्टॉक ही दिया है डायरेक्टली 1,80,000. तो ये 1,80,000 कहाँ पर जाएगा? इन्वेंट्रीज में. एंड ये जाएगा चेंजेस इन इन्वेंट्री में. फिर ये 4% प्रोविजन जो करनी है ऑन डेटर्स, तो डेटर्स कितने? 36,000 पे करनी है. सॉरी हाँ 2,50,000 पे करनी है इंटू 4%. 2,50,000 इंटू 4%. एंड दो इफेक्ट्स, एक जाएगा अदर एक्सपेंस में एंड एक होगा ट्रेड रिसीवेबल्स में. ये जो ऑलरेडी ओपनिंग वाली प्रोविजन थी 6,000 उसमें ऐड करोगे और बढ़ा रहे हो ना प्रोविजन. पहले ही 6,000 है ओपनिंग में और तुम 4% बढ़ा रहे हो. ठीक है, मतलब रिकवरी एजेंट लगने वाला है, पहले का ही है और उसमें बढ़ा रहे हो. प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, शॉर्ट टर्म प्रोविजन एंड डिडक्ट फ्रॉम प्रॉफिट बिफोर टैक्स. डेप्रीसिएशन एक्सपेंस इंक्लूड दिस और दिस, तो वो सेपरेट करके सिर्फ दिखाना है. डायरेक्टर्स डिक्लेयर डिविडेंड एट 25% ऑन 2 अप्रैल एंड ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 10%. सो दिस इज इवेंट आफ्टर बैलेंस शीट डेट एंड इट इज एडजस्टिंग और नॉन एडजस्टिंग.
इवेंट नॉन एडजस्टिंग, करेक्ट. बिल डिस्काउंटेड बट नॉट येट मैच्योर, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी है, तो उसका नोट आएगा सिर्फ. नोट दिया है क्या यहाँ पर है ना, नोट्स टू अकाउंट्स के पहले देयर इज अ कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी फॉर बिल डिस्काउंटेड बट नॉट येट मैच्योर्ड अमाउंटिंग टू 20,000. सो बाकी अभी बहुत सारे एडजस्टमेंट्स हमने कवर अप कर लिए हैं, डिस्कस कर लिए हैं, और कुछ नए एडजस्टमेंट्स आ गए तो आप डिस्कस करो अगर आपको नहीं समझे तो. ठीक है, एक 5 मिनट ब्रेक लो, देन वी विल गो फॉर AS2. AS2 का नाम क्या है, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री. इसमें डेफिनेशन ऑफ इन्वेंट्री आपने इन्वेंट्री टॉपिक में सीखी है, ये डेफिनेशन फाउंडेशन में. मेजरमेंट ऑफ इन्वेंट्री, सो मेजरमेंट कैसे करते हैं, कॉस्ट और NRV whichever is lower, what is included in cost, what is excluded in cost, then cost formula, cost कैसे निकालते हैं आप, FIFO, LIFO, weighted average. LIFO अलाउड है नहीं, FIFO अलाउड है, weighted average, simple average. हाँ, टेक्निक्स फॉर द मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट, सो ये टेक्निक्स हुए, एंड कॉस्ट फॉर्मूलाज में वो सब ऐड करना है वगैरह. सो द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर इन्वेंट्रीज इज प्रिस्क्राइब इन AS2. अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी AS2 में दी है. क्या ट्रीटमेंट है, एसेट साइड, करंट एसेट्स में, इन्वेंट्रीज में, एंड चेंजेस इन इन्वेंट्री, या सोल प्रोप्राइटर पार्टनरशिप है तो ट्रेडिंग अकाउंट में, ओपनिंग क्लोजिंग डेबिट क्रेडिट. So accounting treatment is prescribed in AS2, valuation of inventories, which provides guidance for determining the value at which inventories are carried in the financial statements until related revenues are recognized. So जब तक वो सेल नहीं होता तब तक हम उसको इन्वेंट्री करके दिखाएंगे. It also provides guidance on the cost formulas that are used to assign cost to inventories and any written down thereof to net realizable value. अगर cost और NRV whichever is lower, so for example previous year में cost lower थी तो हम cost पे दिखाएंगे, current year में NRV lower है तो NRV पे दिखाओगे. बट जो डिफरेंस आता है वो हम कहाँ पर दिखाते नहीं है ना, P&L को डेबिट किया वगैरह ऐसे नहीं करते हैं कुछ. इन्वेंट्रीज में क्या क्या आता है, डेफिनेशन. AS2 defines inventories are assets. Inventories as assets held for sale in the ordinary course of business or in the process of production for such sale. So जैसे raw material, और for consumption in the production of goods or services for sale including maintenance supplies and consumables other than machinery, spares, servicing equipment, standby equipment meeting the definition of PP. Okay, so ये इन्वेंट्री जो है वो एसेट है, हेल्ड फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, मतलब वो हो गए फिनिश गुड्स, ट्रेडेड गुड्स. सेकेंड इज एसेट्स इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, मतलब रॉ मटेरियल हो गया. तीसरा फॉर कंजम्पशन इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स. ओके, बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं कंजम्पशन ऑफ कंजम्पशन वर्ड का. आप फर्नीचर डीलर हो, खुद फर्नीचर आप मैन्युफैक्चर करते हो, तो आपके लिए फर्नीचर पीपी नहीं है, इन्वेंट्री है. सो फर्नीचर मैन्युफैक्चर करते वक्त फर्नीचर देखो यहाँ पर आपको कंज्यूमेबल, आप इसमें क्या कंज्यूम हुआ है. फॉर एग्जाम्पल आपका फर्नीचर वुड का होगा, या ये क्या है, ये वुड है, क्या है फिर बेंचेस, हाँ
स्टील, करेक्ट। सो वुड का अगर है, वुड रॉ मटेरियल हुआ तो वो जाएगा सेकेंड बुलेट में इन द प्रोसेस ऑफ, ओके। सो वुड का जो स्टॉक रहेगा आपके पास वो भी इन्वेंट्री है, वुड से जो बेंचेस और ये टेबल वगैरह बना रहे हो वो भी इन्वेंट्री है, बट वो फर्स्ट बुलेट वाला है। एंड थर्ड बुलेट जो कंजम्पशन है टेबल बनाने के लिए, आप सिर्फ ऐसे वुड हो गया क्या फिर लगेगा, और कुशन, स्क्रूज वगैरह डालोगे, फेविकॉल वगैरह टाइप का कुछ मटेरियल, तो वो सब कंजम्पशन इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, तो वो भी सब इन्वेंट्री है। मतलब मेरे पास स्क्रूज रहेंगे उसका भी इन्वेंट्री रहेगा क्योंकि वो कंज्यूम होता है टेबल में, बेंच में। मेरे पास फेविकॉल वाला कुछ तो प्रोडक्ट रहेगा जो प्रेस करना है, ओके, और उसे जॉइन करने के लिए, ओके, फेविकॉल टाइप का कुछ रहेगा, तो वो भी क्या होगा, इन्वेंट्री होता है, तो उसका भी रिकॉर्ड रखना पड़ेगा मतलब आपको, ओके। रिकॉर्ड मेंटेन, क्वांटिटी रिकॉर्ड करके रखनी होगी। ओपनिंग में इतना स्क्रू था, फिर क्लोजिंग में इतने स्क्रू है, तो बाकी स्क्रू कंज्यूम हो गए टेबल बनाते वक्त, ओके। समझ में आ गया? सो फॉर कंजम्पशन इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विस फॉर सेल, सो सर्विस के केस में ज़्यादा गुड्स नहीं होते, ओके। फॉर एग्जाम्पल सर्विस, आप डॉक्टर हो तो आप कभी अभी क्या करते हो, मेडिसिन प्रिस्क्राइब करके देते हो कि इस शॉप से ले लो, या कोई डॉक्टर्स खुद के पास मेडिसिन होते हैं उनके, तो वो मेडिसिन खुद के पास जो है उसका स्टॉक रखना पड़ेगा, ठीक है। वो अगर आपको बॉटल्स में दे रहे हैं मेडिसिन तो उसका भी स्टॉक रखना पड़ेगा, पैकिंग मटेरियल हुआ ना वो, ओके। सो एंड फॉर कंजम्पशन इन सेल, फॉर कंजम्पशन इन द प्रोडक्शन और सर्विसेज फॉर सेल, सो सर्विस देते वक्त और कंजम्पशन क्या हो सकता है, मतलब वो मेडिसिन देते वक्त मेडिसिन में कुछ तो उन्होंने डाल दिया, आपने होम्योपैथी देखा है क्या, होम्यो साबूदाना मेडिसिन, उसके ऊपर आपको डायरेक्टली साबूदाना नहीं देते, वो उसके ऊपर कुछ तो लिक्विड डालते हैं, आपको क्या हुआ है उस हिसाब से, दैट लिक्विड इज कंजम्पशन इन फॉर सर्विस ऑफ फॉर सेल्स। तो वो जो लिक्विड है उसका भी इन्वेंट्री मेंटेन करना है कि 1 लीटर लिक्विड बचा है अभी वो, ओके। ओपनिंग में 1 लीटर था, क्लोजिंग में 0 हो गया वगैरह, इंक्लूडिंग मेंटेनेंस सप्लाईज एंड कंज्यूमेबल्स, ओके। आप जब लैपटॉप परचेस करते हो तो आपको सिर्फ लैपटॉप आता है, उसके साथ क्या आता है, चार्जर, दैट चार्जर इज मेंटेनेंस सप्लाईज। विदाउट चार्जर वाला दिया तो मेंटेनेंस हो जाएगा क्या इसका, ओके। मोबाइल के साथ क्या आता है, नहीं आता, चार्जर भी नहीं, सैमसंग की मेनली चार्जर बंद देता है, they don't give you charger, they just give you a cord, they tell you purchase अलग वॉट, त्यांचा अडॅप्टर रेट फिक्स आहे, त्या वॉटचा अडॅप्टर तुम्ही परचेस करा। एंड व्हाट अबाउट आईफोन, they don't give you, they tell purchase everything, they are giving you phone, that's a big deal. so there is no maintenance supplies for mobiles nowadays। पहले तो स्क्रीन गार्ड, हेडफोन्स भी आते थे, वो भी नहीं, मतलब कवर भी अलग से लो, ये भी सब, ओके। मतलब उनके लिए वो सब फर्स्ट बुलेट में ही गया, पहले वो मेंटेनेंस सप्लाईज में था, वो भी अभी वो अलग से सेल कर रहे। बट आपको समझा, पुराने जमाने में वो मेंटेनेंस सप्लाईज में आ रहा था, एंड कंज्यूमेबल्स मतलब वो सब फेविकॉल वगैरह, हाँ। बट अदर देन मशीनरी, स्पेयर्स, सर्विसिंग इक्विपमेंट एंड स्टैंड बाय इक्विपमेंट, सो फॉर एग्जाम्पल जो भी मशीनरीज है, सर्विसिंग इक्विपमेंट एग्जाम्पल लेते हैं कि 2 व्हीलर मैन्युफैक्चरर हो आप, ईवी मैन्युफैक्चर कर रहे हो, तो ईवी मैन्युफैक्चर करने के लिए आपको मशीनरीज लगे होंगे, सर्विसिंग इक्विपमेंट कुछ लगा होगा, स्टैंड बाय इक्विपमेंट्स लगे होंगे, वो इक्विपमेंट्स यूज करके आपने ईवी प्रिपेयर की, तो वो ईवी सेल को जाने वाली है। ईवी जिससे बनी, जो मशीनरीज यूज करके, वो पीपी है ना आपका, वो नहीं सेल हो रहा, दैट इज नॉट इन्वेंट्री, सो विच इज मीटिंग द डेफिनेशन ऑफ पीपी। बट कुछ टूल्स वगैरह आते हैं क्या, क्या वो भी बंद हो गया। 2 व्हीलर के साथ
सेफ्टी टूल्स, फर्स्ट एड का टूल, फर्स्ट एड छोटा सा फर्स्ट एड वगैरह देतात बाकी सीट कवर अलग से परचेस करना है. ओके तो पहले ये मिलता था, सब सीट कवर मिलता था, उसके बाद ये भी मिलता था मतलब क्या बोलते हैं आप, कवर मिलता था उसका, मतलब व्हीकल कवर रेनी सीजन के लिए. तो ये सब मिलता था पहले, अब नहीं मिलता है. ओके सो जो ये सब है वो भी क्या आता है, वो मेंटेनेंस सप्लाईज में. बट व्हीकल जिस मशीनरी से प्रिपेयर की वो नहीं सेल करनी हमें, उससे तो आगे के व्हीकल्स बनेंगे ना, तो वो कहाँ पर जाएंगे, पीपीई में. तो अगर आपको कुछ ऐसे केस स्टडी दी 5-6 लाइंस की एंड बोला कि बताओ इसमें से इन्वेंट्री कौन सा और पीपीई कौन सा है, तो आप ये डेफिनेशन का यूज करके बता सकते हो क्या. ओके सो इन्वेंट्रीज encompass goods purchased and held for resale. For example, merchandise purchased by a retailer and held for resale, or land and other property held for resale. Inventories also include finished goods, produced or work in progress being produced by the enterprise, and includes materials, maintenance supplies, consumables and loose tools awaiting use in the प्रोडक्शन प्रोसेस. लूज टूल्स मतलब वही ना, स्क्रू वगैरह, दे आर अवेटिंग फॉर द यूज इन प्रोडक्शन प्रोसेस. इन्वेंट्रीज डू नॉट इंक्लूड स्पेयर पार्ट्स, सर्विसिंग इक्विपमेंट एंड स्टैंड बाय इक्विपमेंट विच मीट द डेफिनेशन ऑफ पीपी, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एज पर AS 10. Such items are accounted for in accordance with AS 10. Following are excluded from the scope of AS 2. Work in progress arising under construction contracts, that is cost of part construction including directly related service contracts being covered under AS 7. AS 7 का नाम क्या है, अकाउंटिंग फॉर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट. सो आधी अधूरी कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग, ओके, वो कॉन्ट्रैक्टर के लिए, बिल्डर के लिए एक्चुअली इन्वेंट्री है, बट वो AS 2 के अंडर नहीं आती. कहाँ पर जाती है, AS 7. ओके, आधी अधूरी बिल्डिंग, हाफ कंस्ट्रक्टेड एंड इंक्लूडिंग डायरेक्टली रिलेटेड सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स. ओके सो डायरेक्टली रिलेटेड सर्विसेज क्या होते हैं, लेबर चार्ज, वॉचमैन वगैरह रखोगे ना आप वहाँ पर सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि ऐसी बिल्डिंग पड़ी रहेगी, रात को कोई भी आ जाएगा, तो वो सिक्योरिटी गार्ड, लेबर वगैरह जो मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट देते हो ना आप सिक्योरिटी एजेंसी को, वो सिक्योरिटी गार्ड देगा ना आपको, बिल्डर को. तो ये डायरेक्टली रिलेटेड सर्विस कॉन्ट्रैक्ट जो है वो भी सब AS 7 हैंडल करेगा. ओके उनके लिए वो WIP में सारी कॉस्ट जाएगी. वो सिक्योरिटी गार्ड को जो पेमेंट्स देना पड़ेगा आपको, बिल्डर को, वो किससे रिकवर करेगा, हाँ कस्टमर से, करेक्ट. तो उसके लिए वो सारी कॉस्ट WIP बन रही है. सो जितना लेट होगा कंस्ट्रक्शन उतना ये कॉस्ट बढ़ते रहेंगे, फिर फ्लैट के कॉस्ट बढ़ते रहेंगे. सो ये सब 7 हैंडल करेगा, हाँ बिल्डर वाला. एंड इन्वेंट्री हेल्ड फॉर यूज इन द कंस्ट्रक्शन, एग्जाम्पल सीमेंट lying at site should however be covered by AS 2. ओके सो सीमेंट और क्या यूज होता है बिल्डिंग बनाने के लिए, हाँ सीमेंट, ब्रिक्स, स्टील वगैरह, रॉड्स, स्टील रॉड्स लगते हैं. वुड का भी होता है ना कुछ, तो वुड लगेगा ना, वुडन का कुछ बनाना है बीच में तो फर्नीचर थोड़ा बहुत लग सकता है. तो ये सब AS 2 में जाएगा, स्टील, ब्रिक्स, सीमेंट. ओके इलेक्ट्रिफिकेशन का कुछ किया तो वो भी जाता है, हाँ AS 2 में. तो एक्सक्लूजन्स में पहला एक्सक्लूजन था AS 7 वाला, दूसरा एक्सक्लूजन है WIP अराइजिंग इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ सर्विस प्रोवाइडर्स, दैट इज कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग अ पार्ट ऑफ service. For example, for a shipping company,
fuel and stores not consumed at the end of the accounting period is inventory but not cost for voyage in progress. Work in progress may arise for different other services. Example, software development, consultancy, medical services, मर्चेंट बैंकिंग एंड सो ऑन. तो WIP इन सर्विस सेक्टर वो नहीं आता है AS2 में. ओके जैसे अभी मेरा टीचिंग चालू है, दैट इज WIP, तो ये AS2 नहीं कवर करेगा. ओके उसके बाद उन्होंने शिपिंग कंपनी का एग्जाम्पल दिया है. सो आप शिप से घूमने के लिए जा रहे हो, आप बीच में हो समुंदर के, सो वोयाज इन प्रोग्रेस है तो वो WIP है, तो इन्वेंट्री करके नहीं दिखा सकते उसको. ओके सो वोयाज आपका कंप्लीट हुआ, ट्रैवल कंप्लीट हुआ, आप पहुंच गए डेस्टिनेशन पे, फिर वहां पर शिप रुक जाएगी एंड शिप में कुछ फ्यूएल पड़ा हुआ है, स्टोर्स जो कंज्यूम नहीं हुए, वो फ्यूएल एंड स्टोर इज कवर्ड अंडर AS2. ठीक है. उसके बाद टीचिंग में कर रही हूँ, मैंने आपको बुक्स दिए, नोट्स दिए, फिर भी नोट्स बाकी है बैच खत्म होने के बाद, सो दैट नोट्स इज AS2. क्लियर हुआ. सर्विस सेक्टर वाले आपके जो भी क्लाइंट्स रहेंगे, उन सर्विस सेक्टर के क्लाइंट्स का जो भी इन्वेंट्री है वो सिर्फ AS2 में आपको लेना है. उनका सर्विस जो अंडर प्रोसेस है, मेडिकल सर्विस, ओके आज एडमिट किया, 2 दिन के बाद ऑपरेशन है, तो इन प्रोसेस है, तो वो AS2 में नहीं लेना है. ओके सो आप सर्विस सेक्टर वालों को गाइड कर सकते हो क्या? सर्विस सेक्टर वाले क्लाइंट्स आपके आ गए तो उनको आप एक्सप्लेन कर पाओगे क्या कि आपका इन्वेंट्री क्या है? ओके सो क्या कवर नहीं करता आपको समझ में आ गया. पहला कौन सा था? कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट. दूसरा ये ऑफ सर्विसेज. तीसरा शेयर्स, डिबेंचर्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हेल्ड एज stock in trade. It should be noted that these are excluded from the scope of AS13 as well. Okay, AS13 in accounting for investments. उधर से भी बाय बाय है और इधर भी बाय बाय है. So the current Indian practice is however to value them at lower of cost and fair value. So आपका जो स्टॉक इन ट्रेड मतलब जो ट्रेडर रहते हैं, ट्रेडर ब्रोकर आपने देखे होंगे, सो ट्रेडिंग करते हैं वो, मतलब यही मेन बिजनेस है ना उनका. शेयर्स, डिबेंचर्स, फ्यूचर ऑप्शंस में, अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स मतलब फ्यूचर्स, ऑप्शंस, उसमें डील करना. तो उसका जो स्टॉक है उसके रिलेटेड रूल्स ही नहीं है हमारे पास, ना AS2 बोलता है ना AS13. ओके सो वो कहाँ पर आते हैं? इंडियन प्रैक्टिस अभी तक क्या चल रही है उसको रिकॉर्ड करना है एट कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर. बट जो इंड AS आ गए हैं जो CA फाइनल में आपको, उसमें वो कवर अप कर दिया है. आई थिंक इन्वेस्टमेंट्स में ही कवर अप कर दिया है उनको, या एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर एक स्टैंडर्ड आया है नया, उसमें इसको कवर अप किया है कि इसका वैल्यूएशन कैसे करना है. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में कुछ रूल ही नहीं है, इंडियन प्रैक्टिस जस्ट फॉलो कर रहे हैं हम, कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर. सो ये AS2 में भी नहीं आएगा, AS13 में भी नहीं आएगा. आगे वाले इंटरेस्टिंग है, D वाला. प्रोड्यूसर्स इन्वेंट्रीज ऑफ लाइव स्टॉक. प्रोड्यूसर्स इन्वेंट्री मतलब, प्रोड्यूसर मतलब शेतकरी, फार्मर, उसके पास लाइव स्टॉक होता है. एग्रीकल्चरल एंड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, हाँ मतलब वेजिटेबल फ्रूट्स, एंड मिनरल ऑयल्स, ओर्स एंड गैसेस टू द एक्सटेंट दैट दे आर मेजर्ड एट NRV in accordance with well established practices in those industries. so ये भी सब एक्सक्लूड किया है. ओके फार्मर्स को लिटरेट ही नहीं है इंडियन फार्मर्स, सो फाइनेंशियल लिटरेसी तो आप छोड़ ही दो. इमेजिन करो एक फार्मर को आपने बताया AS2 एक्सप्लेन करो फार्मर को जाके, समझ में आएगा उसको? इसलिए वेजिटेबल, फ्रूट्स, एग्स, वो सब जो है डेयरी प्रोडक्ट्स, उसमें आप बिजनेस कर रहे हो तो आप एक्सक्लूड हो AS2 से. एग्जाम्पल वेयर सेल इज एश्योर्ड अंडर अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट.
or a government guarantee or where a homogeneous market exists and there is negligible risk of failure to sell. Okay, so ये जो सारे products है they are measured at NRV in accordance with established practices in those industries. So इन सब का accounting आप कैसे करोगे? NRV पे ही करोगे. और वो NRV कैसे निकालोगे? तो इससे सो फॉर एग्जाम्पल फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री की है. फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल आई एम अ डीलर ऑफ ओनियंस एंड पोटैटोज. सो मैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एंटर करती हूँ आप दोनों के साथ कि कल का रेट कुछ भी होने दो, मैं आपको 10 रुपए पर केजी से दूंगी. सो कल जाके एक्चुअल रेट 7 हुआ तो लॉस आपका है. ओके, मुझे 10 मिलने वाले, बट कल जाके प्राइस 15 हुआ तो लॉस. दैट इज फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट. ओके, ये शेयर्स में भी होता है सेम. एंड गवर्नमेंट गारंटी, फार्मर्स को गारंटी देते हैं गवर्नमेंट कि हम आपसे परचेस करेंगे 10 रुपए को, बाकी मार्केट में कुछ भी चलने दो. सो जो आत्महत्या वगैरह होते हैं वो रिड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट परचेस करके फिर हमें सेल करती है. ओके, एंड देयर इज अ नेग्लिजिबल रिस्क ऑफ फेल्यूर टू सेल. क्योंकि ये सेल हुआ ही नहीं, ऐसे होगा ही नहीं ना कि मैंने वेजिटेबल्स खरीद के रखे और मुझे कस्टमर ही नहीं मिल रहा है. पोटैटो ओनियन के लिए कस्टमर ही नहीं, ऐसे होगा ही नहीं, मिलेगा ही कस्टमर. सो देयर इज अ रिस्क, नेग्लिजिबल रिस्क ऑफ फेल्यूर टू सेल. सो ये सब 4 लोगों को आपको एक्सक्लूड करना है. बताओ वो 4. 7 वाला, WIP ऑफ सर्विसेज वाला, शेयर्स डिबेंचर्स, हाँ, प्रोड्यूसर्स इन्वेंट्रीज ऑफ लाइव स्टॉक एग्री. ओके, सो ये इंडियन फार्मर्स का सिनारियो मैंने बताया. आउटसाइड इंडिया इतना प्रॉब्लम है फार्मर. हाँ, तो आउटसाइड इंडिया हमारे जो एएस आए हैं वो कौन से कंट्री से आते हैं? यूके से मेनली. तो यूके के फार्मर्स, तो वहाँ पर एएस है रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, IFRS. उसका बेस लेके कॉपी पेस्ट करके इंडेस 41 इज एग्रीकल्चर. इंडेस 41 का नाम है एग्रीकल्चर, जो आप CA फाइनल में सीखोगे. सो एग्रीकल्चर में यही सब सीखना है आपको. ओके, तो ये जो लाइव स्टॉक है इसका वैल्यूएशन कैसे करना है. आपके पास बफेलोज है, उसका वैल्यूएशन, काउस का वैल्यूएशन ऐसे ही है उस स्टैंडर्ड में. ठीक है. सो वो बड़े जो फार्मर्स है जो एक्सपोर्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं, वो लिटरेट होते हैं, प्रॉपर होते हैं वो फार्मर्स, उनको ये सब समझता है. ओके, वो लिस्टेड कंपनी भी हो सकती है. हाँ, तो उनको वो एप्लीकेबल है. ठीक है, अभी ये आधा हुआ है. सो आज ये फिर से रिवाइज करो इतना पार्ट. सो कल आई थिंक कंप्लीट हो जाएगा AS2. सो आज ये रिवाइज करके आ जाओगे तो और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा. एंड देन ये कल खत्म ही हो जाएगा AS2. 2 के बाद कौन सा है स्टैंडर्ड? 10 डायरेक्टली. चलो बाय बाय. कल